न्यूज के प्रायोजक हैं न्यू मटकू क्लब सेंटर, डीएस द फैमिली क्लॉथ शॉप। उत्तराखंड में 8 साल बाद फिर खौफनाक मंजर देखने को मिला है। सैकड़ों लोग इस त्रासदी में लापता हो गए हैं, जिनमें से गोरखपुर के भी 5 लोग हैं। अब इनके परिवार के लोग अपनों की तलाश में दर दर भटक रहे हैं। उत्तराखंड त्रासदी में गोरखपुर के 5 लोग लापता हैं। गायब हुए लोगों में सहजनवा के डोहरिया बाजार के बुढ़ियाबारी के नागेंद्र सिंह, जगतबेला के धनुषधारी सिंह और वेद प्रकाश गोरखपुर का निवासी है। इसके साथ 2 अन्य लोगों के भी गायब होने की जानकारी आपदा पोर्टल पर डाली गई है, जिनके परिवार की तलाश जिले में जाकर की जा रही है। फिलहाल आपदा प्रबंधन गोरखपुर ने गायब हुए लोगों के परिजनों की फरियाद पर तलाश के लिए प्रयास शुरू कर दिए हैं। फिलहाल अभी किसी से भी इन परिवार वालों का संपर्क नहीं हो पाया है। गोरखपुर के जिला अधिकारी विजेंद्र पांड्यान का कहना है कि गोरखपुर से जो लोग गायब हुए हैं उनकी तलाश के लिए उत्तराखंड सरकार के अधिकारियों के साथ उनकी वार्ता लगातार जारी है और उनका उम्मीद है कि जल्द ही गायब हुए लोगों के बारे में जानकारी मिल जाएगी। क्या घटना हुई है, क्या है? घटना वहाँ साहब जो हुआ वो हम लोग न्यूज़ सुन के देखे, फ़ोन लगाए, फ़ोन लगाने से फ़ोन नहीं लगता। कौन थे वो आपके जो? मेरे छोटे भाई। कितने दिनों से वहाँ पे रह रहे थे? एक साल से। क्या कर रहे थे वहाँ पे? वो बिल्डर है, वो मेटल कंपनी में थे, बिल्डर है। कब से कांटेक्ट कर रहे हैं? हम तो साहब कल से सुबह से कर रहा है, 10:30 बजे से ही कर रहा, तब से कोई कोई कांटेक्ट। जानकारी मिली है? जानकारी साहब यही मिला, लोकल से पता किया, एक लड़के का नंबर आया, पता करने से मिला, तो यही बताया कि वो लोग बह गए। उत्तराखंड त्रासदी 2013 में भी इसी तरह से तबाही लेकर आई थी और न जाने कितने परिवारों को अपनों को दूर कर दिया था। एक बार फिर इस त्रासदी ने न जाने कितने लोगों को अपनों को दूर कर दिया है, जिनकी तलाश में उनके परिजन अब सरकारी कार्यालयों पे भटक रहे हैं। एनबी न्यूज़ के लिए संजय कुमार। ऑनलाइन पुस्तकों की तेज़ी से बिक्री और सोशल मीडिया पर बढ़ते क्रेज को देखते हुए गीता प्रेस जल्द ही अब अपना एक यूट्यूब चैनल लॉन्च करने जा रही है। सब कुछ सही रहा तो मार्च के अंत में या अप्रैल के शुरुआत में यह यूट्यूब चैनल लॉन्च कर दिया जाएगा, जिसकी तैयारियां ज़ोर शोर से चल रही हैं। गीता प्रेस फिलहाल ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर मौजूद है। इन पर गीता प्रेस से संबंधित खबरों के अलावा देवी देवताओं के चित्र व किताबों की विशेषताएं बताई जाती हैं। सोशल मीडिया पर उसके फॉलोअर की संख्या लगातार बढ़ रही है। इसे देखते हुए गीता प्रेस ने यूट्यूब चैनल भी खोलने का निर्णय लिया है। यूट्यूब चैनल पर गीता प्रेस से संबंधित कई चीज़ें परोसी जाएंगी। शुरुआत में वहां की कार्यप्रणाली बताई जाएगी, जिसके तहत मशीनें कैसे काम करती हैं, पुस्तकों की बाइंडिंग कैसे होती है, पुस्तकों की छपाई कैसे होती है, इससे संबंधित वीडियो तैयार किए जा रहे हैं। गीता प्रेस के 98 वर्षों के इतिहास को भी अलग अलग वीडियो के माध्यम से बताया जाएगा। गीता प्रेस के आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर 1,40,000 फॉलोअर है। जनवरी 2013 से गीता प्रेस ट्विटर पर मौजूद है। पहले यह हैंडल बहुत कम एक्टिव रहता था, अब है ट्विटर हैंडल पर सक्रियता बढ़ने के कारण इसके फॉलोअर की संख्या लगातार बढ़ रही है। फेसबुक पर गीता प्रेस के 4,000 से अधिक फॉलोअर हैं। मई 2019 में गीता प्रेस की पुस्तकों की ऑनलाइन बिक्री के लिए वेबसाइट लॉन्च हुई थी। जुलाई 2019 से बिक्री शुरू हुई, तब से अब तक 93,600 से अधिक पुस्तकें बिक चुकी हैं। सर, गीता प्रेस के द्वारा यूट्यूब चैनल लॉन्च करने की तैयारी की जा रही है, क्या कुछ है सर? वर्तमान समय में सोशल मीडिया का जो प्रभाव है, जो लोगों की रुचि है, जिस रूप में प्रचार प्रसार सोशल मीडिया के द्वारा हो रहा है, उसमें हम ऑलरेडी फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर ऑलरेडी जुड़े हुए हैं और एक बहुत सशक्त माध्यम यूट्यूब भी है अपनी चीज़ों को जन जन तक पहुंचाने का। इसलिए इसके प्रति चेष्टा है और हो सकता है बहुत जल्दी ही हम यूट्यूब पर भी अपनी चीज़ों को दर्शकों को और पाठकों को और जो भी जन सामान्य है उन सब पहुंच सके हमारी चीज़ें। इसके लिए हमारी कोशिश है कि हम बहुत जल्द यूट्यूब पर आएँ। सुनने में आया था गीता प्रेस प्रकाशन की पुस्तकें हरिद्वार कुंभ में भी उनका स्टॉल वगैरह वहाँ पे स्थापित किया जा रहा है, क्या कुछ? हरिद्वार कुंभ के लिए हमने आवेदन कर दिया है, मेले में, मेला क्षेत्र में दुकान के लिए, जगह के लिए, और वहाँ की व्यवस्था हमारी पूरी है और जगह अलॉट होने के बाद हम उस अनुसार कार्रवाई करेंगे। सर, कितने फॉलोअर होंगे गीता प्रेस के?
गीता प्रेस के तो भाई आज शताब्दी वर्ष, सोशल मीडिया के द्वारा कितने फॉलोअर हैं? शताब्दी मतलब ये सोशल मीडिया में हमारी हिट्स लाखों की संख्या में है, जो हर महीने देखते हैं उसमें लाखों की संख्या में लोग हमारे पोर्टफोलियो को देख रहे हैं और उसके ऊपर अपने कमेंट्स लिख रहे हैं और ऑनलाइन पुस्तकें मंगा रहे हैं। गीता प्रेस की कोशिश है कि अप्रैल तक इस यूट्यूब चैनल को लॉन्च कर दिया जाए, जिसको लेकर तैयारियां चल रही है, शूट भी किया जा रहा है। एनबी न्यूज के लिए गोरखपुर से गोविंद कुशवाहा। उत्तर प्रदेश की महामहिम राज्यपाल आनंदीबेन पटेल आज 2 दिवसीय दौरे पर मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के 5वें दीक्षांत समारोह के अवसर पर आईं। क्योंकि बच्चों का पालन पोषण माँ करती है। बेटी को क्या खिलाना है क्या नहीं खिलाना वो तय करती है। उसको आगे बढ़ाना है नहीं बढ़ाना उसका विरोध वही करती रहती है घर में। और जो कुरिवाज वगैरह है, अंधश्रद्धा इसमें ही भरी पड़ी है। बेटी का ब्याह अर्ली एज में करनी है, मतलब बाल विवाह करना है तो उसका विरोध नहीं करती है, सम्मति दे देती है। ऐसे कई समस्या है। ये सभी समस्या महिलाओं के साथ जुड़ी हुई है। गर्भावस्था में क्या खाना चाहिए जिसकी वजह से एक स्वस्थ बच्चे का जन्म हो। जन्म के बाद भी बच्चों के लिए क्या खिलाना चाहिए, कब खिलाना चाहिए, रसीकरण कब करवाना चाहिए, ये सब इसके साथ संबंधित है। और इसी वजह से आपने एक अच्छा काम जो मेरे दिल में रहता है कि हम क्यों नहीं जाते हैं गांव में, हम क्यों एक दीवार के बीच में बैठकर पढ़ाते रहते हैं, सर्टिफिकेट देते रहते हैं, लेकिन गांव में क्या चल रहा है, महिलाएं क्या कर रही हैं, क्या। गोरखपुर मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के 5वें दीक्षांत समारोह के अवसर पर आज उत्तर प्रदेश की राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल का 2 दिवसीय दौरा गोरखपुर हुआ, जहां पर राज्यपाल को एनसीसी के कैडेट्स के द्वारा सबसे पहले गार्ड ऑनर दिया गया। उसके बाद श्रीमती पटेल मुख्य मंच तक गई, जहां पर उन्होंने पंडित मदन मोहन मालवीय एवं मां सरस्वती के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित किए। उसके बाद श्रीमती आनंदीबेन पटेल ने और कुलाधिपति ने संयुक्त रूप से 1191 छात्रों को मेडल और उपाधि से नवाजा। सिविल इंजीनियरिंग के 2 ऐसे छात्र थे जिनका अंक समान था, दोनों को ही गोल्ड मेडल दिया गया। संबोधन में बोलते हुए श्रीमती आनंदीबेन पटेल ने कहा कि आज जिनको भी मेडल मिला है वह युवा, वह छात्र और छात्रा अपने साथ साथ अपने देश का और विदेशों में भारत देश का नाम रोशन करें, ऐसी मैं कामना करती हूँ। साथ ही उन्होंने नई शिक्षा नीति को सबसे बेहतर और पारदर्शी बताया। आज श्रीमती आनंदीबेन पटेल गोरखपुर विश्राम करेंगी, कल सड़क मार्ग से देवरिया के लिए प्रस्थान करेंगी। इस साल के शुरुआत में जब कोविड महामारी के टीकाकरण से जुड़ी अच्छी खबर सामने आई तो लोगों ने राहत की सांस ली। यूपी में तीसरे चरण के टीकाकरण की तैयारियां तेज हो गई हैं। पहले और दूसरे चरण में डॉक्टरों और अधिकारियों को टीका लगाया जाएगा। 50 वर्ष से ज़्यादा उम्र वाले लोगों को 18 फरवरी से कोरोना का टीका लगेगा। 5 फरवरी को स्वास्थ्य कर्मियों के टीकाकरण का सत्र पूरा किया जा चुका है। 11 और 12 फरवरी को फ्रंट लाइन वर्करों को टीका लगाया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग ने अब तक 18 फरवरी को फ्रंट लाइन वर्करों के वैक्सीनेशन को पूरा करने का लक्ष्य रखा है। 18 फरवरी को दूसरा चरण पूरा होने के बाद तीसरे चरण की शुरुआत की जाएगी। तीसरे चरण में 50 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को वैक्सीनेशन का टीका लगाया जाएगा। तीसरे चरण का टीकाकरण अप्रैल व उसके बाद जारी रह सकता है। 3 चरणों के बाद अब यूपी में प्रदेश सरकार आम लोगों को भी टीकाकरण की व्यवस्था देने पर विचार कर रही है। जिस तरह से कोरोना के केसेस कम हो रहे हैं और टीकाकरण का अभियान युद्ध स्तर पर चल रहा है, उसे देखते हुए तो यही कहा जा सकता है कि आने वाले 2 महीनों में भारत से कोरोना की विदाई लगभग तय है।
असुरन मामले में कमिश्नर ने जीडीए पोखरा और नगर निगम पर अब सख्ती करनी शुरू कर दी है। इस पोखरे में सरकारी आदेश और निर्माण किन अधिकारियों के आदेश से हुए हैं, इसकी जवाबदेही तय करने का निर्देश जो है कमिश्नर ने दे दिया है। गोरखपुर के असुरन पोखरा के मामले में अब कमिश्नर जयंत नार्लिकर ने भी सख्ती कर दी है। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट गौरव सिंह सोगरवाल के पत्र पर उन्होंने जीडीए के उपाध्यक्ष अनुज सिंह तथा नगर आयुक्त अंजनी कुमार सिंह को कई निर्देश दिए हैं और कहा है कि पोखरे की जमीन पर नक्शा पास करने और वहां सड़क नाली बनाने वालों की जवाबदेही तय करते हुए उन पर कार्रवाई की जाए। इसकी रिपोर्ट 1 सप्ताह में देने के लिए भी कहा गया है। असुरन पोखरा की जमीन पर करीब 155 मकान बन चुके हैं। पोखरे की जमीन पर कॉलोनी बसाने का मामला भी वर्ष 2010 में उठ चुका है। उस वक्त कमिश्नर रहे पीके मोहंती ने जमीन बेचने वाले परिवार को सर्किल रेट के बराबर जमीन देने का निर्देश दिया था और यह भी चेतावनी दी थी कि 1 महीने में जमीन नहीं देने की दशा में पोखरे की जमीन पर हुए सभी निर्माण ध्वस्त करा दिए जाएंगे। कमिश्नर की इसी सख्ती के बाद ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने जमीन बेचने वाले ऋषभ जैन को भी एक और नोटिस देकर कहा है कि समझौते के मुताबिक जल्द मुफीद जमीन उपलब्ध कराई जाए, नहीं तो विधिक कार्रवाई की जाएगी। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने बताया कि ऋषभ जैन की तरफ से अब तक 6 भूखंडों का प्रस्ताव दिया गया है। इनमें से 4 खारिज कर दिए गए हैं। वहीं बरगदवा और दौलतपुर की जमीन की पड़ताल चल रही है। कमिश्नर के सख्त रुख के बाद अब तहसील प्रशासन की तरफ से जमीन बेचने वाले परिवार को भी नोटिस दिया गया है। माना जा रहा है कि इस पूरे मामले में पहली बार इस तरह की सख्ती दिखाई गई है। जांच के बाद कुछ अधिकारियों के ऊपर गाज गिरनी तय मानी जा रही है। प्रदीप आनंद श्रीवास्तव, NB न्यूज़, गोरखपुर।